हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू एडवांस मैथ के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपको एडवांस मैथ के कुछ न कुछ सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एडवांस का क्या क्या टॉपिक है, एडवांस के अंतर्गत में क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर आता है। उसको ध्यान में रखकर हम लोग सीरियल वाइज से एक एक चैप्टर एडवांस का पढ़ते जाएंगे। चाहे आप ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें या रेलवे का किसी भी का एग्ज़ाम दें, आपको एडवांस मैथ हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत लोग क्या होते हैं, एडवांस मैथ को उतना डीप में जाकर बताते नहीं है कंसेप्ट को। अगर बच्चों का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपको यदि हम सवाल बता दें कि ये इतना बराबर इतना होता है, बस कंसेप्ट रटना नहीं है बाबू, हमको समझना है। क्या करना है, हमको ट्रिकली बताना नहीं है, हमें कंसेप्ट को ही छोटा करना है ताकि हम जो भी प्रॉब्लम बनाए हमारा क्या हो, जल्दी से जल्दी हम लोग सोल्व आउट कर लें। तो आज हम लोग एडवांस मैथ को स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे कि एडवांस मैथ का क्षेत्र क्या है और एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं बाबू एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आता है। ठीक, एडवांस मैथ, ठीक। देखिए, एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आएगा तो ध्यान दीजिएगा बाबू। पहला आपका ट्रिगोनोमेट्री आएगा, पहला ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। दूसरा जो बाबू आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक आएगा बाबू ज्योमेट्री आएगा, क्या आएगा, ज्योमेट्री। चौथा जो टॉपिक आएगा बाबू आपका वो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये चार टॉपिक हुए। और पांचवा जो टॉपिक आएगा बाबू आपका मेंसुरेशन, और जो छठवां टॉपिक आएगा बाबू आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है। और जो सातवां होगा बाबू वो आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक होगा बाबू, आठवां जो टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन होगा। देखिए, ये सारे के सारे टॉपिक आपके एडवांस मैथ के हैं, ठीक। इसका सबसे मेन टॉपिक जो होता है बाबू ज्योमेट्री होता है। आपको ज्योमेट्री से बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं सीजीएल का जब आप एग्जाम देंगे। उसके बाद ये दोनों चैप्टर सेम हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट डिस्टेंस, उसी का एप्लीकेशन होता है। ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ज्योमेट्री और आपका अलजेब्रा और मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम से आता है, ठीक। और उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री से भी आता है सवाल। मतलब इस सारों चैप्टरों से, आठों चैप्टर से आपका सवाल आता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है बाबू, सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण जिसे बोला जाता है। अलजेब्रा बीजगणित, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है आपका। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति है बाबू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। और ज्योमेट्री आप स्पेशली पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में ट्रायंगल होगा, सर्किल होगा, ठीक है, लाइन एंड एंगल होगा, ये सारे क्वाड्रिलेटरल होगा, ये सारे चीज़ें ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो ये सारे आपका एडवांस के चैप्टर हैं। हम बारी बारी से सभी चैप्टरों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
और हम लोग पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हर एग्ज़ाम में, आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दो, आप चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम दो, इस सारे एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट लेवल का किसी का भी एग्ज़ाम दो, ट्रिगो से सवाल हमेशा आता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग पहला जो होगा बाबू आपका ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो को शॉर्ट नेम में ट्रिगो बोला जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से और जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे और विथ कंसेप्ट और प्रूफ के साथ भी जाएंगे। हमारे क्लास में आपको कोई भी कंसेप्ट रटना नहीं पड़ेगा, आपके सामने प्रूफ रहेगा कि ये चीज़ होता है तो क्यों होता है। ये नहीं कि मैंने लिखा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अरे भाई क्यों होता है, उसका रीजन तो बताओ। तो सारे रीजन आपके सामने क्लियर होगा कि ये चीज़ होता है तो इसलिए होता है क्योंकि इसका हम आपको प्रूफ देंगे और बाकायदे हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़िए और ये महासंग्राम है एडवांस मैथ का चलेगा आपके साथ। और इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो फिर ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री है क्या बाबू? पहले हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ये होता क्या है? देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन किन से मिलकर बना हुआ है? तो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये तीनों शब्द ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिनसे ये मिलकर बना है। तो देखिए क्या होता है बाबू, इसमें 3 शब्द होते हैं, एक ट्राई होता है, एक गॉन होता है और एक मेट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए ट्राई का हिंदी अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है साइड और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। तो देखिए 3 का मतलब होता है 3, 3 का मतलब 3, साइड और मेजर, मतलब कि इसमें तीनों साइड का अध्ययन किया जाए। 3 साइड हैं तो 3 साइड किससे होंगे? वो आकृति जिनके 3 साइड है उसके बारे में इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो आकृति कौन सा होगा? ट्रायंगल ही होगा ना। 3 साइड किस में हो सकता है? ट्रायंगल के अलावा तो कोई दूसरी साइड आकृति बनेगी नहीं। तो ट्रायंगल के तीनों साइडों के बारे में और तीनों एंगलों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। बात समझ में आया? ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड हैं। ये तीनों क्या हैं? हमारे ग्रीक वर्ड हैं। क्या हैं बाबू? तो ये ग्रीक वर्ड हैं। ये क्या हैं? ये ग्रीक वर्ड हैं। ये तीनों ट्राई और गॉन और मेट्रॉन क्या होते हैं? हमारे ग्रीक वर्ड होते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री के ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्रॉन का होता है मेजर, मतलब तीनों साइड के हम मापन करते हैं, अध्ययन करते हैं, माप करते हैं। तीनों साइड किसके? तो ट्रायंगल के तीनों साइड के बारे में क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक रिलेशनशिप है किसके? ट्रायंगल के एंगल और साइड के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही हमारा ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। चलिए गया है ट्रिगोनोमेट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है बाबू? तो 2 पार्ट में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट होता है बाबू ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। और दूसरा पार्ट होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ठीक है। दूसरा पार्ट का होता है ज्योमेट्री। ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जाता है बाबू? तो राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। और ज्योमेट्री में क्या पढ़ा जाता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ा जाता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा जाता है बाबू? तो सिर्फ कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब कि चतुर्थांत के बारे में सिर्फ पढ़ा जाता है। और राइट ट्रायंगल में
ट्रिगोनोमेट्री को दो पार्टों में बांटा गया है, पहला ट्रायंगल, दूसरा क्या होता है तो ज्योमेट्री। ठीक है, ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल पढ़ा जाता है तो राइट ट्रायंगल, और ज्योमेट्री में कौन से ज्योमेट्री पढ़ा जाता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं तो क्वाड्रेंट के बारे में, मतलब कि चतुर्थांश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, और ट्रायंगल में किसके बारे में पढ़ते हैं तो राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, ध्यान से देखिएगा कि राइट ट्रायंगल किसे कहेंगे बाबू। देखिए राइट ट्रायंगल क्या है, देखिए राइट ट्रायंगल का हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे बाबू कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री का हो जाए तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। या डिफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका किसी दो कोणों का योग क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं बाबू राइट ट्रायंगल में कि ये हमारा क्या हुआ राइट ट्रायंगल हुआ। ठीक, ये वाला क्या हुआ हमारा राइट ट्रायंगल है, और जिसमें हम बोलें कि एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर बाबू कोण बी बराबर कितना दिया गया है अगर 90 डिग्री दिया गया है तो कन्फर्म है बाबू कि कोण ए और कोण सी का मान भी क्या होना चाहिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी क्या होना चाहिए 90 ही होगा। तो इसके दो डिफिनेशन होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री का हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, या वैसा त्रिभुज जिसके दो कोणों का योग क्या हो जाए 90 हो जाए तो तीसरा तो अपने आप ही 90 हो जाएगा बाबू। तो आप बताओ अगर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा बाबू तो 180 डिग्री होगा। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं तो इसने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने अपना एक कंसेप्ट दिया था, अपना एक प्रमेय दिया था। पाइथागोरस से पहले भी इस प्रमेय को पाइथागोरस के प्रमेय से नाम से जाना जाता है। उनसे पहले इस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या होता है तो बोधायन प्रमेय होता है, जो कि पाइथागोरस से पहले भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने दिया था, इसलिए उनके नाम से इस प्रमेय का नाम बोधायन प्रमेय है। और उनके बाद पाइथागोरस ने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए इस प्रमेय का नाम हम लोग क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आपसे कभी कभी सवाल में ये पूछ देता है कि पाइथागोरस का दूसरा नाम क्या होता है तो बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय का दूसरा नाम क्या है तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, दोनों सेम है। तो बात करते हैं बाबू, पाइथागोरस ने अपना एक थ्योरम दिया था कि राइट ट्रायंगल में ये वाली जो साइड होती है बाबू ये परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि ये लंब होता है जिसको कि हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वाली हमारी साइड क्या होती है बाबू बेस होता है जिसको कि स्मॉल b से डिनोट करते हैं, मतलब आधार होता है। क्या होता है ये आधार होता है। ठीक, और ये वाली जो साइड होती है बाबू ये हमारा क्या होता है कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको H से डिनोट करते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तो पाइथागोरस ने अपना एक प्रमेय जो दिया था पाइथागोरस प्रमेय, वो ये कहता है बाबू किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना शेष दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। तो बताओ शेष दो भुजा कौन सी बची बाबू, लंब बचा और आधार बचा। जब मैंने कर्ण का स्क्वायर ले लिया तो पाइथागोरस ने अपना प्रमेय जो दिया था बाबू वो ये था कि h का जो स्क्वायर होगा वो p के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। जब आपको मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो इस थ्योरम को भी मैं प्रूव करूंगा कि कहाँ से आता है। ठीक, अभी आप ये जानिए कि पाइथागोरस का ये थ्योरम है। ठीक, ये थ्योरम हमारा क्या होता है बाबू, किसका थ्योरम है तो पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय का क्या नाम है बाबू तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय ठीक है, इन्होंने अपना थ्योरम दिया था। आप बताओ जब आपको h बराबर इतना मिल गया तो आप बताओ सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि आप सिर्फ h बराबर क्या लिखेंगे। ये तो h बराबर था ना, h स्क्वायर बराबर, आपसे कहें कि h बराबर सिर्फ क्या होगा बाबू, जब स्क्वायर हटता है तो आपने घातांक एंड करणी पढ़ा होगा, उसमें बताया होगा जब स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड वाले नंबर पे क्या होगा रूट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बाबू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। ये सब सारी बातें आपको पढ़ना है बस।
आपको इसमें से अगर P दिया रहे B दिया है तो H आप फाइंड कर सकते हैं, यदि आपको P दे दे H दे दे तो B फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये तीन साइड हैं, तीन हमारे क्या है वेरिएबल है, जिसमें से किसी दो का मान अगर दिया गया है तो तीसरे का मान आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए जैसे आपसे हम ये कह दें बाबू कि मुझे ये बताओ कि साइन मतलब कि P बराबर दिया गया है 4, ठीक है, और H बराबर दिया गया है 5। आपसे पूछ रहा है कि B का मान क्या होगा, B का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो डायरेक्टली आप इस प्रमेय पे रखेंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप बताइए बाबू, जब रखेंगे इस पे तो H स्क्वायर का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, बराबर P का मान कितना दिया है बाबू 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन B का मान नहीं दिया है तो B का स्क्वायर छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना होगा बाबू B स्क्वायर। ठीक, आप बताओ 25 16 इधर आके घट जाएगा तो 25 माइनस 16 बराबर क्या होगा बाबू, तो B स्क्वायर होगा। तो आप बताओ 25 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये B स्क्वायर 9 किसका होता है, 9 अगर रूट में जाएगा बाबू, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, तो आप बता दो कि B का मान क्या निकल कर आएगा, तो B बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप ऐसे क्या करेंगे, मान दिया रहेगा तो मान आप निकाल सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिएगा सम एजम्पशन कुछ हमारे एजम्पशन है जिसको आपको प्रूफ की नहीं किया जा सकता। वो प्रूफ है, वो जो चीज़ है तो वो है, उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। वो मान लिया गया कि ये चीज़ होता है तो होता है, ठीक है। जैसे आपको हम बता रहे हैं बाबू, अभी मैंने बनाया था, ये आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है, ये कितना है बाबू B है, ये C है, ये हमारा D है, ठीक है। ये कितना अगर एंगल थीटा दे, ठीक, याद रखिएगा। मैं अभी इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगा, आप हमेशा करके नोट में पहले लिख लीजिए। फॉर थीटा के लिए मैट्रिक रेशियो, ठीक है, किसके लिए बाबू, तो थीटा के लिए। अब बताओ हमने इसको क्या माना था, P माना था बाबू, इसको क्या माना था मैंने, H माना था, और इसको क्या माना था, B माना था। देखिए साइन थीटा है बाबू, पहला त्रिकोणमिति रेशियो जो होगा वो साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन का फुल नाम होता है साइन, SINA, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बाबू तो सिर्फ साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। आपसे पूछेगा कि साइन का फुल नेम क्या होता है, तो साइन हो गया, ठीक है। साइन को ये नाम से भी बुलाया जाता है और इस नेम से भी बुलाया जाता है। देखिए साइन थीटा बराबर जो बाबू होता है, ये हमारे कुछ एजम्पशन है जिसे माना गया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण ही होगा। क्या होगा बाबू, तो लंब बटा में कर्ण होगा, मतलब कि P बाई क्या होगा, H होगा। समझ में आया बात, क्या होगा, तो P बाई H होगा। दूसरा जो बाबू आता है कोसाइन आता है, ठीक है, कोसाइन, इसका शॉर्ट नेम होता है कॉस। क्या होता है, तो कॉस। ये साइन था, ये हम साइन, ठीक है, तो ये साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोस थीटा, ठीक है, मैं थीटा लगा रहा हूँ, ठीक। कोसाइन का शॉर्ट नेम ये होता है। अब कॉस थीटा बराबर बाबू क्या होता है, तो B बटा में क्या होगा, तो H होगा। B बटा में क्या होगा, तो H होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो होता है टेंजेंट होता है। टेंजेंट, इसके शॉर्ट नेम पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, तो टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो टैन थीटा बराबर P बाई क्या होता है, तो B होता है, P बटा में B, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए चौथा होता है बाबू कोसेक, कोसेकेंट, ठीक है। इसका फुल नेम क्या होता है, कोसेकेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो सोचो P बाई एच है तो इसका उल्टा क्या होगा बाबू? एच बटा पी हो जाएगा। कोसेकेंट बोला जाता है। और चौथा के बाद पांचवा बाबू, पांचवा होता है सेकेंट। सेकेंट इसका शॉर्ट नेम क्या होता है बाबू? तो सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। इसके बराबर भी सेक थीटा किसका उल्टा होता है? तो कॉस थीटा का। देखो बी बाई एच था तो अब क्या हो जाएगा बाबू? एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, एच बाई बी हो जाएगा। और लास्ट आएगा छठवां जो आएगा बाबू, छठवां कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है? तो कॉट थीटा। क्या होता है बाबू? तो कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। तो टैन थीटा P बाई बी है तो उल्टा करोगे तो बाबू ये क्या हो जाएगा? B बाई पी हो जाएगा। किसके लिए? तो फॉर थीटा के लिए। अगर ये थीटा यहाँ पे है तो ये किसके लिए है? तो फॉर थीटा के लिए सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ लिखा गया है। ठीक, अगर हम आपसे बात करें बाबू, एक बात अगर नोट में आपको लिखाएं तो नोट में कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा ये बात। पहला कि थीटा के सामने, थीटा मतलब कोण के सामने वाली भुजा जिस कोण के रिस्पेक्ट में, जिस कोण के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान रेशियो का मान लिखते हैं उस कोण के सामने की साइड, उस कोण के सामने की साइड, सामने की साइड हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? तो लंब कहलाती है, मतलब कि P कहलाएगी। ठीक है, कहलाती है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर मैंने देखिए एंगल सी के रिस्पेक्ट में ना ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान लिखा था तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और जो बच गया वो आधार होगा। मतलब लंब और आधार एक दूसरे से इंटरचेंज करता है जब किसी खास एंगल से डिनोट करके पूछा जाए तो। लेकिन कण हमेशा वहीं रहेगा, कण चेंज नहीं होता है। ये चेंज नहीं होगा। कण जिस स्थान पे होगा वहीं रहेगा। ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है। और ये भी चेंज हो सकता है बाबू। हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होंगे? चेंज हो सकते हैं। चेंज कब होंगे बाबू? आप सोचो सी था यहाँ पे, तो इसके सामने की भुजा P था, लेकिन हम तो फिगर के अनुसार तो P यहाँ लिखे हैं, तो P यहाँ लिखने का मतलब ठीक है कि हमको थीटा कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल सी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ही ये P होगा। अगर आपसे हम ये कह दें कि एंगल ए अल्फा के रिस्पेक्ट में लिखिए तो एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो P यहाँ ना होकर मैंने लिखाया है ना, जिस कोण के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान लिखते हैं उस कोण के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो सोचो अल्फा के सामने की साइड तो लंब हो जाएगा, मतलब जो B था अब वो क्या हो गया? लंब हो गया। और
जो लंब था अब वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब लंब और आधार इंटरचेंज क्या करते हैं, करते रहते हैं। चलिए नोट नंबर जो 2 था यहाँ पे देख लीजिए, नोट में ये भी लिख लीजिए, नोट नंबर 2। ये जो क्या था, नोट नंबर 1 था ना बाबू, नोट नंबर 2 लिख लीजिए, लंब और आधार, लंब और आधार एक दूसरे से चेंज करते रहते हैं, एक दूसरे से चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक, लंब और आधार एक दूसरे से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा बाबू, कण कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कण हमेशा वही स्थान पर रहेगा, कण कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में लिखें या तो चाहे सी के रिस्पेक्ट में लिखें। तो आप ये बताओ कि एंगल ए और सी यहाँ पे क्या होंगे बाबू, तो एंगल ए और सी हमारे दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो आपसे कह दें कि एंगल ए एंड और एंगल यहाँ पे जो सी होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, तो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण। तो त्रिकोणमितियों का निष्पत्तियों का मान न्यून कोण के ही रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, न कि राइट एंगल के रिस्पेक्ट में। राइट एंगल के रिस्पेक्ट में कभी भी त्रिकोणमिति रेशियो का अनुपात नहीं लिखा जा सकता है, वो हमेशा लिखा जाएगा तो न्यून कोणों के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर अल्फा के लिए लेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और पी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप नोट कर लिए, ये सारे के सारे किसके लिए था, थीटा के लिए त्रिकोणमिति रेशियो लिखा गया था, अल्फा के लिए अब लिखा देते हैं। ठीक,